नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यादें 2022। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ जगत की, यानी आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ रही इस साल की बड़ी खबरें। मैं हूं अजय मिश्र। साल 2022 को याद किया जाएगा खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए, जब पूरी दुनिया को शायद पहली बार यह महसूस हुआ कि खाने पीने की चीजों के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की सप्लाई में बाधा आई और इसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को महंगाई के चपेट में ले लिया। रूस और यूक्रेन संकट ने पूरी दुनिया में खाद की कीमतों को दोगुना कर दिया। खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी गैस की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। गैस की किल्लत से पूरा यूरोप परेशान उठा। साल 2022 को आप कैसे याद करना चाहेंगे? आर्थिक मोर्चे पर भारत और पूरी दुनिया के लिए साल 2022 कई सबक छोड़ करके गया। पूरे साल चर्चा रही आर्थिक मंदी की, और अब साल के अंत में जाते जाते कोविड की आहट एक बार फिर से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। आइए डालते हैं अर्थ जगत की बड़ी खबरों पर एक नजर। आर्थिक मोर्चे पर साल 2022 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अमेरिका, यूरोजोन, यूके, हर तरफ से वैश्विक मंदी की खबरें आती रहीं, लेकिन भारत के लिए कहानी थोड़ी सी अलग थी। कोविड के दौरान और कोविड के बाद भारत की आर्थिक नीतियों ने उसे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना दिया। और यही नहीं, इसी साल भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और दुनिया की 5वें सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। और क्या कुछ रही बड़ी खबरें आर्थिक मोर्चे पर साल 2022 से, आइए देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वें स्थान पर। 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंचने का अनुमान। साल 2022 में आर्थिक मोर्चे पर मंदी की आहट। अमेरिका, यूके, जापान, चीन और यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के संकेत। कोविड और यूक्रेन संकट का मिलाजुला असर। भारत बना दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। कई संस्थानों के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी साल 2022 में 7% की दर से विकास कर सकती है। अगले साल भी कायम रहेगा भारत का जलवा। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों और ईंधन की महंगाई ने बनाई सुर्खियां। अमेरिका में महंगाई 40 सालों के स्तर पर पहुंची। ब्रिटेन में 41 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यूरोजोन में भी महंगाई पहुंची 10% के पार। दुनिया भर में ब्याज दरों में बढ़ने का सिलसिला जारी। अमेरिका में ब्याज दरें 4% तक बढ़ी। यूरोजोन, यूके, स्विट्जरलैंड में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला। पूरी दुनिया महंगाई से परेशान। भारत ने महंगाई दर को काबू में करने में पाई कामयाबी। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 6% से नीचे पहुंची। आरबीआई ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान। रेपो दर में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। भारत ने की 5G सेवाओं की शुरुआत। 1 अक्टूबर से देश के कई शहरों में 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत हो गई। मेक इन इंडिया 5G तकनीक वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। आरबीआई ने जारी की खुद की डिजिटल करेंसी। होलसेल और रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सीबीडीसी जारी करने वाला पहला देश बना। विवादों के बीच ट्विटर पर हुआ एलॉन मस्क का कब्जा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $44 अरब में खरीदा। 70 सालों के बाद टाटा ग्रुप ने संभाली एयर इंडिया की कमान। श्रीलंका की इकोनॉमी में आया भूचाल। पहली बार देश हुआ दिवालिया। देश भर में खाने पीने की चीजों और ईंधन की किल्लत। श्रीलंका की फ्री इकोनॉमी दुनिया के लिए नजीर बना। पाकिस्तान पर भी आईएमएफ लोन डिफॉल्ट का खतरा मंडराया। दुनिया भर में छाई आर्थिक अस्थिरता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखाई दिया। भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट आई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना दुनिया के दूसरे शेयर बाजार में देखी गई। कच्चे तेल की कीमतें मार्च में $147 प्रति बैरल के स्तर से घट करके अब $80 के आसपास आ गई हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के अगले बजट के लिए अच्छी खबर है। कैमरामैन संदीप के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पद्मनाभन जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, पूर्व एडिटर रह चुके हैं मिंट के। बहुत धन्यवाद अनिल जी वक्त निकालने के लिए। तो हमने खबरें दिखाई आर्थिक मोर्चे पर, और आप भी लगातार इन खबरों पर, आपका काम ही रहा है, इतने सालों से आप एडिट करते रहे हैं। तो इस साल को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, अगर आपकी खुद की एनालिसिस हम समझना चाहें तो? अजय, ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। जो ऑप्शन दिए इनमें से एक को चुनना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से आपने जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक ऑप्शन दिया,
तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। बाकी खबरों से ये नहीं कि बाकी खबरें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और मैं समझाता हूँ क्यों। जी। क्योंकि इनमें जो इसका जो टेक्नोलॉजी है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, वो ब्लॉकचेन है। सो दुनिया में फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी आएगा, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की जो बात करते हैं, आप चर्चा खूब सुना होगा। जी। क्रिप्टो करेंसी के जो हादसे हुए वो भी आप जानते हो, लेकिन वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। जो हमारा डिजिटल करेंसी है, आरबीआई का जो रुपी है, डिजिटल रुपी, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन पर रहेगा। तो ये पहली बात है कि ये भारत में ही बनेगा ये टेक्नोलॉजी। और इस ई रुपी की खूबी ये है, ये मतलब बिल्कुल कैश की तरह है। मतलब ये लेकिन आप फील नहीं कर सकते, लेकिन कैश के जो भी मतलब जो भी आधार है वो सब इसमें है। लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है, ये क्योंकि डिजिटल है, ये प्रोग्राम हो सकता है। तो अगर आप प्रोग्राम कर सकते हो तो इसका एंड यूज जो है वो भी आप इसको प्रोग्राम करके सुरक्षित कर सकते हो। जैसे कि आर्थिक जो बेनिफिट्स हैं जो हमारे गरीब तबकों के लोगों में बांटे जाते हैं, तो पहले लीकेजेस की बड़ी समस्या होती थी। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, उससे काफी लीकेजेस कम हुई। करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बचत हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। लेकिन अभी भी लीकेजेस होते हैं। लेकिन अगर आप ई रुपी से करोगे तो ये भी लीकेजेस बंद हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये फ्यूचर ऑफ मनी के तौर से भी एक डेवलपमेंट है। पहले जब रुपए होता था, कैश होता था, फिर आया चेक, फिर चेक के बाद आया एनईएफटी, आईएमपी वगैरह, ये जो ट्रांसफर्स थे, और फिर बाद में आया यूपीआई, और अब आया ई रुपी। तो एक भारत का एक एवोल्यूशन है जो दुनिया के लेवल, हर देश में ये प्रगति हो रहा है कि, और तो भारत ने भी इसमें अपना एक मार्क कमा लिया है। और जैसे मैंने समझाया, इसके और भी बहुत बेनिफिट हैं जो कि एक डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है भारत के तौर से इस बार। फिर सर, आपने चुना इन 10 खबरों में कि जो सीबीडीसी जारी किया, भारत ने लीड लिया, वो एक बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। सीबीडीसी टू सीबीडीसी किस तरह से कारोबार होगा अगर मान लीजिए दूसरे देश भी इस रास्ते पर जाते हैं, और अगर भारत के अनुभवों से वो सीखते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है हम भी फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? अजय, बहुत फर्क पड़ेगा। अभी आप हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जैसे उदाहरण लीजिए, इंडिया और यूएस के बीच में, वो यूएस भी एक सीबीडीसी निकालता है और इंडिया भी एक सीबीडीसी निकालता है। लेकिन उसके पहले जब भारत, हमारे एक्सपोर्टर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब पैसे आते हैं वो बैंकों के थ्रू टाइम लगता है, और उसमें एक्सचेंज रिस्क वगैरह अलग, जैसे ही टाइम लगता है एक्सचेंज रिस्क बढ़ता है। तो मतलब आपने 80 रुपए में एक्सपोर्ट का माल थमाया, लेकिन वो उसका वैल्यू गिर गया, करीब 70 रुपए हो गया, तो आपका 10 रुपए का घाटा हो गया, क्योंकि आपको 4 महीने लग गए पैसे मिलने में। अगर सीबीडीसी रहेगा तो इंस्टेंट ट्रांसफर होगा तुरंत, जैसे हम यूपीआई में करते हैं। तो ये बहुत फर्क पड़ेगा ट्रेड लेवल पे, जो क्रॉस बॉर्डर है, एक्सपोर्ट्स में ही नहीं, जो हमारे जो काफी लोग हैं जो बाहर जाके कमाते हैं और देश में वापस पैसे भेजते हैं, इनका भी नुकसान होता है एक्सचेंज रिस्क के कारण। लेकिन अगर सीबीडीसी आएगा, ये तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें इनको भी फायदा होगा। तो इसमें अनेक फायदे हैं। तो अब थोड़ा सा हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर मंदी है, रिसेशन की जो खबरें हैं, उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 2008 के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा साल ऐसा रहा जिसमें हम लोगों ने रिसेशन की खबरें बहुत ज़्यादा ट्रैक की। अलग अलग इकॉनमीज़ में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि आहट ज़रूर है। भले ही किसी ने कहा नहीं कि रिसेशन है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है अगले एक क्वार्टर के बाद या 2 क्वार्टर के बाद बहुत सारी इकॉनमीज़ नेगेटिव, बल्कि यूके की बात करें तो शायद 3rd क्वार्टर है उनका लगातार नेगेटिव टेरिटरी में। इस पूरे नैरेटिव को आप किस तरह से देख रहे हैं? अजय, ये नैरेटिव को जैसे एक्सपैंड करने के पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आर्थिक इतिहास में दुनिया में पहली बार है कि 4 झटके एक के बाद एक पड़े हैं दुनिया पे, और हर कंट्री पे इम्पैक्ट रहा है। पहले रहा कोविड-19 पैंडेमिक, फिर रहा
रशिया यूक्रेन का जंग, फिर रहा यूएस फेडरल रेट, जो यूएस सेंट्रल बैंक ने रेट इतनी तेजी से बढ़ाए और उससे इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट किया और सारे दुनिया के करेंसीज को कमजोर कर दिया। भारत का रुपए भी बहुत कमजोर हो गया इसके कारण। और चौथा जो है, अभी जो चीन में जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक फिर मतलब फैल गया है, तो इससे फिर दुनिया में संकट का है। तो इन सब के आर्थिक जो फॉलआउट है, सप्लाई चेन में इंपैक्ट हुआ है, तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। और अभी जो चीन में जो अभी लेटेस्ट जो क्राइसिस चल रहा है, इसके कारण और भी सप्लाई चेन बिगड़ेंगे, तो और भी समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए है कि दुनिया भर में सबको डर है कि एक रिसेशन, एक ग्लोबल रिसेशन ना हो जाए, और इसमें सबकी आंखें मतलब जो है नजरें हैं वो अमेरिका पे है। अमेरिका अभी रिसेशन में नहीं है, लेकिन उसके बड़े करीब है। एक जो कहते हैं टेक्निकल रिसेशन, 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ हुआ तो रिसेशन है, लेकिन अभी जेन्युइन रिसेशन में नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद है कि जैसे आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि तेल के दाम वगैरह कम हुए हैं, तो इससे थोड़ा रिलीफ मिला है। तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन की गति भी कम होगी और अमेरिका जो है रिसेशन की ओर नहीं बढ़ेगा। तो इससे यही अभी जो है, लेकिन बहुत ही मतलब एक क्राइसिस मोमेंट है दुनिया भर में। तो इसमें हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। बड़ा ही अनिश्चितता की स्थिति, शायद 2023 और भी अनिश्चित होने जा रहा है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स ने कैसा बिहेव किया इस साल, उस पर नजर डालते हैं। साल 2022 में मंदी के बीच कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच दुनिया के शेयर बाजार धराशायी होते हुए नजर आए और भारत में शेयर बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और इस साल का चैंपियन रहा गोल्ड, जहां पर करीब करीब 11% की रिटर्न दिखाई दी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। साल 2022 भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए भी अस्थिर रहा। 2023 भी इसके जैसा ही हो सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति अभी भी प्रमुख कारकों में से बना हुआ है और रूस यूक्रेन युद्ध भी अपना असर जारी रखे हुए है। बाकी इतना जरूर है कि 2022 में भारतीय बाजारों ने वैश्विक बाजारों को अच्छे मार्जिन से मात दी। अमेरिका का डाउ जोन्स करीब 9% गिरा और टेक हैवी इंडेक्स नैस्डैक तो इस साल अब तक 32% से नीचे फिसल चुका है। इस साल सेंसेक्स में करीब 7% या 4200 अंकों की तेजी अब तक देखने को मिली है। वहीं निफ्टी भी 7% या करीब 1200 अंक मजबूत हुआ है। बैंक निफ्टी 24% मजबूत हुआ, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में इस दौरान 24% की गिरावट देखी गई। पीएसयू इंडेक्स 26% मजबूत हुआ, ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 18% की तेजी रही और ऑटो इंडेक्स भी 19% बढ़ा है। उधर मेटल इंडेक्स में 7% की तेजी दिखाई दी और रियल्टी इंडेक्स 7% गिरा। कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स 22% चढ़ा और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 10% तक टूटा है। एफपीआई ने इस साल भारतीय शेयर बाजार से करीब 18 अरब डॉलर निकाले हैं, जो कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इन्हीं निवेशकों द्वारा निकाले गए 13 अरब डॉलर से ज्यादा है। उधर मंदी की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी हैं। मार्च 2022 में $147 प्रति बैरल के स्तर से गिरकर कीमतें अब $80 प्रति बैरल के करीब हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और आने वाले बजट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इस साल का चैंपियन रहा सोना, जहां पर निवेशकों को इस साल 11% से ज्यादा का रिटर्न मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही सोने की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का फायदा सोने को मिल चुका है और भारत में फिलहाल 10 ग्राम सोने की कीमत 54,650 रुपए दर्ज की गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे हैं यादें 2022 और इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर बड़ी खबरों की। और मेरे साथ जुड़े हुए अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, आपका स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गौतम रॉय जी, जो कि सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं डीडी नेटवर्क पे। बहुत धन्यवाद सर। और आपसे स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आपने लगातार पूरे साल अपने खास शो के जरिए उनको ट्रैक किया है। लेकिन उससे पहले अनिल जी, आपसे एक सवाल फाइनेंशियल मार्केट्स पे थोड़ा सा ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा हमने देखा, करेंसी मार्केट से लेकर के ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सभी में काफ़ी उतार चढ़ाव, वॉलिटिलिटी दिखाई दी। लेकिन भारत फिर भी थोड़ा सा लगता है इम्यून नज़र आया। सेंसेक्स निफ्टी देखें 3% तक का रिटर्न दे रहे हैं। कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। मतलब एफआईआईज निकाल रहे हैं हमारे यहाँ से पैसा, लेकिन वो उतना असर नहीं दिखा रहा जितना पहले दिखता था कि अमेरिका की मार्केट में थोड़ा सा भी एक तरह से उनको जुकाम हुआ तो हम लोग बिल्कुल बीमार दिखते थे। शायद थोड़ा सा रेजिलियंस बना है मार्केट्स में सर।
हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारा जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास जो है वो एक्सपैंड कर गया है। अभी का जो एस्टिमेट है 400 मिलियन है, और इनमें काफी लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और डोमेस्टिक होलसेल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो जबकि एफआईआई ने विड्रॉ किया है, वो जो मतलब उनका जो विड्रॉल है इससे ज्यादा ही इन लोगों ने खरीदा है, तभी हमारा जो मार्केट है थोड़ा इंसुलेटेड है। दूसरी बात है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी आ रहे हैं वो भारत के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भारत का फ्यूचर इस वक्त सब देशों में सबसे बड़ा बुलंद है। तो इसीलिए मुनाफे के मतलब इंटरेस्ट से ही ये लोग आ रहे हैं। जो तो वापस हम गति देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके वापस मार्केट में आ रहे हैं। तो इसी का कारण है कि भारत का मार्केट उतना नहीं गिरा जितने बाकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट गिरे। जी, और इस साल की बड़ी खबर यह भी रही कि तमाम देशों में मंदी की आहट के बीच भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहा। अभी हम 7% के आसपास की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, और अगले साल भी ऐसा लग रहा है कि बड़ी इकॉनमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा स्टार्टअप्स की तरफ हम रुख करते हैं, और जो एक ताज़ा इंटरव्यू है उसमें सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि इस साल 2023 में थोड़ा सा बेटर हो सकता है। जो स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप इकाइयों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही जो फंड बनाया गया था, जो इनिशियल फंड स्टार्टअप इंडिया में शुरू किया गया था, उसका असर दिखाई दे रहा है। गौतम राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर। गौतम जी, किस तरह से रहा 2022 अगर हम स्टार्टअप्स के लिए देखें, क्योंकि वो हमारी इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इस वक्त बन चुके हैं। शुक्रिया अजय, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, अगर आप स्टार्टअप्स को देखें तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है किस तरह से इस साल को आंका जाए। अगर 2021 के साथ आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार थोड़ा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है हमारे स्टार्टअप्स का, क्योंकि उतने यूनिकॉर्न नहीं हुए जितना पिछले साल हुए थे। पिछले साल तो कीर्तिमान बना था, हम चाइना को भी हमने ओवरटेक कर लिया था। लेकिन अभी भी मोटा मोटा देखा जाए तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारा, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और इस साल भी हमने चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स दिए हैं, चाहे फंडिंग कम हो गई हो, लेकिन फंडिंग का भी देखने का नज़रिया है। फिर से अगर एक दशक आप पीछे जाएं, पिछले साल तो ज़बरदस्त फंडिंग हुई थी, इसलिए इतने सारे यूनिकॉर्न भी सामने आए थे। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का देखें तो 120 बिलियन का आंकड़ा सामने आता है, एक स्टडी हुई है उसके मुताबिक। और उसमें से जो 50% यानी कि $60 बिलियन जो हमारे स्टार्टअप्स में आए हैं वो पिछले 2.5 साल में ही आए हैं, जिसमें ये साल भी 2022 का भी शामिल है। और उसमें अगर आप फंडिंग विंटर की भी देखी, उसके ऊपर आप थोड़ा गौर से नजर डालें तो जो लेट स्टेज स्टार्टअप्स में फंडिंग होती है, जो स्टार्टअप्स पहले ही काफ़ी बड़े हो गए, उनमें ऑलरेडी काफ़ी निवेश हो चुका है, और उनमें अगर आपको नई पूंजी डालनी है तो फिर आपको काफ़ी अच्छी खासी आपको खर्च करना पड़ेगा, उसमें कम निवेश हुआ है, कुछ अनुपात उसका गिरा है। लेकिन जो सीड स्टेज का, जो शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, उनमें निवेश एक तरह से थोड़ा सा ही कम हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि 2021 की तुलना में 19-20 का ही फर्क है। ये तो मैक्रो एनालिसिस आपने की, लेकिन अगर हम सेक्टोरली देखें तो मुझे याद आता है कि भारत के स्पेस टेक सेक्टर में पहला स्टार्टअप अभी स्काईरूट ने अपना निजी विमान जो रॉकेट है वो छोड़ा श्रीहरिकोटा से। ऐसे और कौन से सेक्टर से जहां पर आपको लगता है कि काफी अच्छी आग लगी हुई है स्टार्टअप्स के लिहाज से और वो आगे चल के बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? स्पेस टेक तो आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। इसमें एक और कीर्तिमान एक और स्टार्टअप ने बनाया कि उनका अब निजी लॉन्च पैड भी है, भारत में सबसे पहला निजी लॉन्च पैड भी हो गया एक स्टार्टअप का, तो ये भी एक कीर्तिमान स्पेस टेक ने बहुत अच्छा किया है। डीप टेक एक क्षेत्र है जिसमें आप इस तरह की समाज की जरूरतें पूरे करते हैं, इस तरह की चीजें आप इजाद करते हैं जिसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बनती है और आप एक बहुत बेसिक जो आपकी जरूरत है समाज की उसको पूरा करते हैं। और उसमें आप काफी शोध भी करते हैं जिसमें समय लगता है आपको कि इस मुकाम पर आए कि आप औरों के लिए और अपने लिए पैसा बना पाए। उसमें बहुत प्रगति कर रहा है भारत, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो डीप टेक का क्षेत्र है। पिछले साल अगर आप देखें तो हमारे जो एडटेक क्षेत्र में काफ़ी एक तरह से गिरावट आई, कई बंद भी हो गए, कई जगह काफ़ी छटनी भी हो गई, हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन उसमें M&As भी हुए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए, बहुत सारे विलय हो गए। साथ में जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं उनमें एग्रीटेक बहुत बढ़िया तरीके से सामने आया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ईवी टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खासकर 2 व्हीलर्स में बहुत अच्छी बढ़त हुई है, सेल बढ़ी है, कई गुना इजाफा हुआ है क्योंकि बेस बहुत छोटा है और आने वाले समय में और प्रगति करेगा। इसमें और तकनीकें भी सामने आएंगी। अभी हमारा बहुत डिपेंडेंस इस क्षेत्र में चाइना के ऊपर है, बैटरी को लेके, बैटरी की सामग्री को लेके, उसका जो रॉ मटेरियल उसको लेके, लेकिन अन्य तकनीकें भी आनी जिसमें भारत आगे चल के सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भी हो सकता है।
अंतिम सवाल आपसे गौतम जी, अभी हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, आपने शुरुआत में बताया अमेरिका और चाइना हमसे ऊपर हैं। G20 में हमने स्टार्टअप 20 का एक नया विंग जो है उस पर चर्चा के लिए प्रपोज किया है और वो शायद काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। क्या हम उम्मीद करें कि आगे जाते हुए हम टॉप में अपनी जगह बना पाएंगे इकोसिस्टम के लिहाज से? बहुत सारे और भी देश हैं, उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो क्या कुछ चेंज उम्मीद कर रहे हैं आप 2023 में? देखिए, 2023 में सबसे पहले तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जो फंडिंग विंटर है इसमें कुछ मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ बढ़ेगा। कुछ हम सब सोच पाएंगे इस बारे में कि फंडिंग आ पाएगी। ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो हाई इंटरेस्ट रेट गए हैं, उनमें किस तरह से कमी आ सकती है, तो फंडिंग में भी रिवाइवल हो सकता है। उसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कई क्षेत्र हैं सेक्टोरली काफ़ी जो क्षेत्र हैं वो प्रगति करेंगे, चाहे वो डीप टेक का क्षेत्र जैसे मैंने मेंशन किया, B2B क्षेत्र है उसमें काफ़ी अब प्रगति नज़र आ रही है। तो ये सब जो सब सेक्टर्स हैं उनमें हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छे से प्रगति करेगा। और जिस तरह से हमारा डिजिटल करेंसी आ रहा है उसका भी काफ़ी फ़ायदा हमारे स्टार्टअप सेक्टर को होगा। 5G का बेहद फ़ायदा होगा हमारे स्टार्टअप सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को होगा, और आपको अब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स जिसमें वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे वो भी नज़र आएंगे। तो स्टार्टअप्स जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्यूशन देने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत धन्यवाद गौतम जी वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलते चलते अनिल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 2023 के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ हम सीख सकते हैं 2022 के शॉक्स से, और किस तरह से हम सुधार सकते हैं उन गलतियों को? अजय, 2023 का बजट बहुत ही अहम है क्योंकि ये चुनाव के पहले का आखिरी बजट है, तो इसमें सबकी नजर होगी। लेकिन एक बात है जो मेरी उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट का जो मतलब उस पर पकड़ रखा है वित्त मंत्री ने, मुझे उम्मीद है कि ये इसको बनाए रखेंगे, क्योंकि इस पकड़ के कारण ही आज भारत की मजबूती रही है दुनिया में। बिकॉज अगर आप देखोगे बाकी देशों में इन्होंने काफी ढील दी थी, उसके कारण ही इन्फ्लेशन जो अमेरिका में खास करके हुआ है, जो इंडिया ने नहीं किया। तो मेरी उम्मीद है कि जो एक प्लेबुक बनाया पोस्ट कोविड वित्त मंत्री ने और सरकार ने, ये इसको बनाए रखे, कायम रखे, और जो रिफॉर्म्स में है वो आगे और तब्दीलियां लाए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके साफ नजर आ रहे हैं। तो मतलब एक देश में एक एफिशिएंसी आ रहा है, ईज ऑफ बिजनेस आ रहा है, ईज ऑफ लिविंग आ रहा है, तो इसको इस गति को बनाए रखे, मेरी उम्मीद ये। शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत ने जो निवेशकों के मन में विश्वास जगाया है फिस्कल डेफिसिट को लेकर अपने रिफॉर्म्स के जरिए, उस विश्वास को बनाए रखना एक चुनौती होगी, और जो सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का तमगा भारत के साथ जुड़ा है उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना अगले कुछ सालों में भारत के लिए एक चुनौती भी है, और शायद इस बदलते वक्त में अवसर भी है। अनिल जी बहुत धन्यवाद, गौतम जी आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो यादें 2022 अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अर्थ जगत की कुछ खबरों को हम आप तक इस कार्यक्रम के जरिए जरूर पहुंचा पाए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।